नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में जारी है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए 4 संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है। लोकसभा से भाजपा सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल को लोकसभा के 30 सदस्यों वाली अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्यों वाली लोक उपक्रम समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। लोकसभा से कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इस समिति में लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य शामिल हैं। वहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति की अध्यक्षता लोकसभा में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते करेंगे। इस समिति में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल हैं। समितियों का कार्यकाल अगले वर्ष 30 अप्रैल तक रहेगा। जाने माने विकास अर्थशास्त्री और पांगसो पास व्यापार अध्ययन समूह के अध्यक्ष प्रोफेसर महेंद्र पी लामा ने आज ईटानगर के लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल केटी पटनायक से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रोफेसर लामा ने औपचारिक रूप से रिपोर्टों का एक विस्तृत सेट सौंपा, जिसमें पांगसो पास व्यापार अध्ययन के निष्कर्ष और नीतिगत सिफारिशें शामिल थी। यह अध्ययन अरुणाचल के उद्योग, व्यापार और वाणिज्य विभाग द्वारा शुरू की गई एक पहल थी। उन्होंने पूर्वोत्तर भारत की बदलती विकास गतिशीलता की रूपरेखा प्रस्तुत की और पांगसो पास जैसे ऐतिहासिक व्यापार मार्गों के माध्यम से अरुणाचल को दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से फिर से जुड़ने की अपार संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार बेहतर कनेक्टिविटी सीमा पार व्यापार को सुगम बनाना और बुनियादी ढांचे का विकास आजीविका, उद्यमिता और सीमा पार सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल चुनाव की मतगणना के लिए केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के खिलाफ टीएमसी की याचिका में दखल देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जयमाल्या बागची की विशेष पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास मतगणना के लिए कर्मियों को नियुक्त करने का पूरा अधिकार है और 13 अप्रैल 2026 का परिपत्र, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को शामिल करने का निर्देश था, उसे गलत नहीं कहा जा सकता। निर्वाचन आयोग ने न्यायालय को बताया कि परिपत्र में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के मिश्रण का स्पष्ट प्रावधान है। आयोग ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस की किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की आशंका निराधार है। पीठ ने कहा कि आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित एक ही समूह से मतगणना कर्मियों का चयन कर सकता है और उसके परिपत्र में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती। पश्चिम बंगाल विधानसभा के 294 सदस्यों के लिए मतदान 2 चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को कराया गया था। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। इससे पहले कलकत्ता उच्च न्यायालय ने टीएमसी की याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के बजाय केंद्र सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से मतगणना पर्यवेक्षकों और सहायकों की नियुक्ति करने के निर्वाचन आयोग के निर्णय में कोई अवैधता नहीं है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले की 2 विधानसभा सीटों के 15 बूथों पर पुनर्मतदान जारी है। दोपहर 1 बजे तक लगभग 56% मतदान की खबर है। मगराहट पश्चिम सीट पर 56% से अधिक, जबकि डायमंड हार्बर में लगभग 55% मतदान हुआ।
सरकार ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना देने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम शुरू किया है। इस प्रणाली का परीक्षण करने के लिए आज दोपहर करीब 12 बजे नागरिकों के मोबाइल पर सायरन के साथ एक सूचना भेजी गई। परीक्षण के दौरान संदेश में लिखा था, सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र। यह संदेश परीक्षण के लिए है, इसलिए जनता को इस पर कोई प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस संदेश से नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह भारत की नई मोबाइल आधारित आपदा संचार प्रणाली का परीक्षण संदेश है। उन्होंने कहा कि इसे दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सहयोग से सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करके विकसित किया है। श्री सिंधिया ने कहा कि भविष्य में इसी प्रणाली के माध्यम से आपदा या आपात स्थिति में स्थानीय भाषा में और स्थान के अनुसार तत्काल अलर्ट भेजे जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह पहल नागरिकों की सुरक्षा को और मजबूत करने और आपदाओं के दौरान त्वरित सूचना देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दूरसंचार विभाग ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह एक उन्नत सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली है। इसका उद्देश्य गंभीर परिस्थितियों में यथासमय संचार सुनिश्चित करना है। यह पहल देश भर के नागरिकों के लिए अधिक प्रतिक्रियाशील और मजबूत संचार प्रणाली के स्थापित करने में निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह पहल देश की आपातकालीन संचार और सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करती है। अरुणाचल भर में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के फील्ड ऑपरेशन चल रहे हैं और यह 30 मई 2026 तक जारी रहेंगे। यह ऑपरेशन शुक्रवार को शुरू हुआ। जनगणना 2027 के लिए हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना के तहत स्व गणना सेल्फ इन्यूमरेशन की प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू होकर 30 अप्रैल को समाप्त हुई। भारत और नेपाल के बीच कोसी और गंडक परियोजनाओं पर संयुक्त समिति की 11वीं बैठक काठमांडू में जारी है। काठमांडू में हमारी संवाददाताओं ने बताया कि यह बैठक इन महत्वपूर्ण पहलों पर दोनों पक्षों के बीच जारी सहयोग और समन्वय को दर्शाती है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान असम, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र, केरल, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में भारी वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की भी संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकाल में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार जारी है। दक्षिणी लेबनान में संघर्ष विराम के मुद्दे पर दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच भी तनाव जारी है। लेबनान के अधिकारियों ने नबाती जिले में कई इजराइल के कई हमलों की सूचना दी है। इनमें कफर दज्जाल के पास ड्रोन हमले और कफर दज्जाल तथा अदचित को जोड़ने वाली सड़कों पर हमले शामिल हैं। इन हमलों में पिछले कुछ दिनों में कई लोगों के हताहत होने की खबर है। अमेरिका ने वैश्विक शिपिंग कंपनियों को चेतावनी दी है कि यदि वे हॉर्मुज जल हमरू मध्य से गुजरने के लिए ईरान को भुगतान करती है तो उन्हें प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इससे इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर नियंत्रण को लेकर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ गया है। खबरों के अनुसार इस वर्ष की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल के बीच हुए संघर्ष के बाद ईरान ने हॉर्मुज से जहाज़ों की आवाजाही रोक दी थी। इसके बाद में ईरान ने अपनी तटरेखा के पास वैकल्पिक मार्गों से कुछ जहाज़ों को गुजरने की अनुमति दी और कभी-कभी इसके लिए शुल्क भी वसूल किया था। अमेरिका ने 13 अप्रैल को हॉर्मुज में नौसैनिक नाकाबंदी लागू की। इससे ईरान के तेल टैंकरों को रोक दिया गया। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा कि नाकाबंदी शुरू होने के बाद से 45 वाणिज्यिक जहाज़ों को वापस लौटने के लिए कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। चेन्नई में यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। प्रतियोगिता में कल रात दिल्ली
दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।